अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, कल हम डिस्कस कर रहे थे कंसोलिडेशन का पोर्शन गुडविल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, जिसको हम पूरा वर्ड में अब लिखूंगा फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इस पे हम पहला हिस्सा डिस्कस कर चुके थे। परचेज कंसिडरेशन में मैंने आपको बताया था 4 चीजें आएंगी। द फर्स्ट वन इज ऑन स्पॉट पेमेंट, जो आप कैश पेमेंट कर रहे हो उसी वक्त। सेकंड, हमने पढ़ा था डेफर्ड कंसिडरेशन, जिसको हम पढ़ रहे थे डेफर्ड कंसिडरेशन को, तो मैं वहीं से स्टार्ट ले रहा हूं। नंबर 2, डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन, अच्छा, जब भी डेफर्ड आएगी आपकी, यानी इट मींस कि अमाउंट शैल बी पेएबल इन फ्यूचर, यानी आपने फ्यूचर में पे करनी है। सो इट मींस आई कैन से इट इज अ पेएबल इन फ्यूचर। जो आपने बिजनेस एक्वायर किया है, जो शेयर एक्वायर किए हैं दूसरी कंपनी में, इतने शेयर एक्वायर किए हैं कि आपके पास कंट्रोल आ जाए, उसके अगेंस्ट पेमेंट आप फ्यूचर में कर रहे हैं, पेएबल इन फ्यूचर। तो फिर मुझे ये देखना जरूरी है कि ये पेमेंट जो है विद इन 1 ईयर होगी या मोर देन 1 ईयर, ठीक है, जो कल डिस्कशन की थी। अगर विद इन 1 ईयर है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ डेफर्ड, इफ पेमेंट इज डेफर्ड या पेमेंट शैल बी मेड इन मोर देन 1 ईयर टाइम, आफ्टर 1 ईयर, उस सूरत में जो पेमेंट आपने यानी 1 साल के बाद करनी है, उसको रिकॉर्ड करना है आपने, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जो आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना जरूरी है। अच्छा, अब इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का फार्मूला भी हमने कल डिस्कस किया था, बल्कि आप लोगों ने ये पढ़ा भी हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन, ठीक है। इससे हम डिस्काउंटिंग करके उसको प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं जी कि ए लिमिटेड एग्रीड टू पे ₹70 million in 3 years time, यानी 3 साल में आपने 70 मिलियन पे करने हैं, बट द डिस्काउंट रेट इज 7%। अब अगर इसको मुझे रिकॉर्ड कितनी अमाउंट में करना है, मैं पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करूंगा, यानी 70 मिलियन इंटू 1.07 रेज टू पावर माइनस 3, यानी 3 साल के बाद मैंने इसकी पेमेंट करनी है। तो प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा कितनी अमाउंट आई, क्योंकि इसको मैंने आगे 57141 57141 नहीं, 57141 कैसे आ सकता है? 57.14 हाँ, 0.14 आएगा। अब 2 डेसिमल तक रख रहे हैं क्योंकि मिलियंस में है ना अमाउंट, तो 57.14 मिलियन पे मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगा। तो इनिशियली क्या एंट्री पास होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द एंट्री? इन्वेस्टमेंट डेबिट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट
और डेफर्ड लाइबिलिटी क्रेडिट, डेफर्ड लाइबिलिटी क्रेडिट यानी ये वो अमाउंट है जो मैंने फ्यूचर में पे करनी है और ये एंट्री रिकॉर्ड होगी 57.14। ये ट्रांजैक्शन किस दिन रिकॉर्ड हो रही है? जिस दिन एक्विजिशन हो रही है, एट एक्विजिशन डेट, यानी मीन जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर किए, उस दिन आप ये एंट्री पास कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन एस्टैब्लिश्ड और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। ओके, अब सब्सिक्वेंट क्या होगा, जरा सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट भी यहाँ डिस्कस करते हैं और ये मेरी पहली एडजस्टमेंट भी है। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, लेकिन लाइबिलिटी जो मेरी बुक्स में आ रही है इस वक्त, यानी ये सपोज ये मेरी डेट कोई भी ले ले, ये मेरी जो डेट आ रही है ये 1 जनवरी 2017 है, जिस दिन मैंने बिजनेस को एक्वायर किया है। अच्छा, लेकिन मैंने 3 साल बाद पे करना है, यानी 3 साल अगर लगाएं तो 17 पूरा साल, 18 और 19 के एंड पे आपने पे करना है, या 2010 के पहले दिन पे करना है, जो भी ले लो, लेकिन 3 साल बाद पे करना है। 3 साल बाद जो मैंने पे करना है वो 57.14 मिलियन तो पे नहीं करना, मैंने पे 70 करना है। तो लिहाजा इसका सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट अब हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं अनवाउंडिंग डिस्काउंट्स। अनवाउंडिंग डिस्काउंट, ये ऑडियो किसकी ऑन है? मिशेल जमीर, प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिएगा। अनवाउंडिंग डिस्काउंट्स यानी जिस वक्त आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो ना, तो वो डिस्काउंटिंग को वाउंड कर रहे होते हैं, ये अनवाउंडिंग है, यानी रिवर्सल कह लें, दोबारा से उसको उस वैल्यू पर लाना। यानी इट मींस 57.14 की अमाउंट जो है ये ऑटोमेटिकली अनवाउंडिंग के थ्रू 3 साल के बाद 70 के इक्वल हो। यानी अब पहला साल जब खत्म होगा, यानी एज एट 31 दिसंबर 2017, ये पहला साल खत्म हुआ, मैंने अनवाउंडिंग करनी है। अब अनवाउंडिंग का सिंपल तरीका क्या है कि मैं इस अमाउंट जो मेरी लाइबिलिटी की अमाउंट आ रही है, ये लाइबिलिटी का बैलेंस है इस वक्त 57.14, इसका कितने परसेंट लूंगा? 7% मैं इसका कैलकुलेट कर, जरा 7% कैलकुलेट कीजिएगा कितनी अमाउंट आई। जी 3.99 4 आ जाती है सर। एग्जैक्टली 4 कर दूं राउंडिंग में? यस सर, यस सर। ओके, ये 4 की अमाउंट आ, यानी 4 मिलियन की अनवाउंडिंग हो गई। अब ये अनबाउंडिंग की एंट्री क्या पास होगी, पहले एंट्री की बात कर लेते हैं। इस यानी ये जो 4 मिलियन है इसकी एंट्री ये होगी कि हम डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट को, फाइनेंस कॉस्ट मेरी डेबिट होगी 4 मिलियन से, और डेफर्ड लाइबिलिटी मेरी क्रेडिट हो जाएगी। अब देखिएगा, पहले डेफर्ड लाइबिलिटी हमने क्रेडिट की हुई है कितनी अमाउंट से? 57.14 से। अब ये लाइबिलिटी 1 साल के बाद बढ़कर 61.14 हो गई, 57.14 और प्लस 4 61.14, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? इफेक्ट्स अब मैं शो करूंगा, ये चूंकि एडजस्टमेंट है, ये साल के एंड पे की जाती है, इसलिए इसके इफेक्ट आपने शो करने हैं। ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये कहां जाएगी? देखिए, हम इस वक्त सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये याद रखना है। इस वक्त जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वैसे तो फाइनेंस कॉस्ट एसओसीआई में आती है ना, और एसओसीआई में की वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट आती है, प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होता है। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि ये फाइनेंस कॉस्ट डायरेक्टली हम फाइनेंस कॉस्ट को ले जाएंगे रिटेन्ड अर्निंग में। हम एक वर्किंग बनाते थे, हमने डिस्कस की थी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, तो ये वहां पर जाकर डिडक्ट हो जाएगा, यानी फाइनेंस कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड। ये प्लीज ये नोट्स इसी तरह आपने खुद बनाने अपनी कॉपी पे, ये एक एक एडजस्टमेंट को मैं इसी तरह लिखूंगा, फाइनेंस कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड,
shall be deducted from working 5। ये हम 5 वर्किंग पढ़ चुके हैं, अगर आपको रिकॉल कीजिएगा। वर्किंग 1 थी हमारी ग्रुप स्ट्रक्चर, वर्किंग 2 थी हमारी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, वर्किंग 3 हमने डिस्कस की थी गुडविल, वर्किंग 4 हमने डिस्कस की थी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और वर्किंग 5 डिस्कस की थी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में जाकर हम डिडक्ट कर देंगे। तो अब वर्किंग 5 की सिचुएशन क्या बन गई? अभी तक हमने वर्किंग 5 क्या पढ़ा था? GRA। हमने यहाँ जब बेसिक वर्किंग पढ़ी थी तो हमने कहा था जी पी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग लेंगे, यानी पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग जितनी भी है वो सारी लेंगे, लेकिन एस कंपनी की सारी रिटेन्ड अर्निंग नहीं आएगी, बल्कि कौन सी आएगी? पोस्ट एक्विजिशन। और पोस्ट एक्विजिशन हमने B माइनस ए किया था, यानी इज इक्वल टू सी। प्लीज ये सारी वर्किंग आपके माइंड में होनी चाहिए। इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, हम इतना हिस्सा पढ़ चुके थे, यानी अभी तक हमारी वर्किंग यहाँ तक थी। जो बेसिक वर्किंग कल मैंने आपसे डिस्कस की थी, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, क्योंकि सी पे डिपेंड करता है। सी मीन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस। अगर लॉसेस होंगे तो माइनस होगा। अब ये पहली एडजस्टमेंट आई है। मैंने क्या लिखा आपको कि आपके सामने कि फाइनेंस कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम वर्किंग 5, तो मैं यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट लिखकर इसको यहाँ से माइनस कर दूँ। फाइनेंस कॉस्ट हमारी यहाँ से माइनस हो जाए। अब जैसे मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो मैंने आपके सामने बेसिक वर्किंग की है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद चीजें आना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एडजस्टमेंट डिस्कस करते जाएंगे, हमारी ये वर्किंग जो है ये बढ़ती चली जाएगी। तो बार बार उसको हम रिपीट करते जाएंगे तो खुद बहुत इंशाल्लाह आपके माइंड में बैठेगा। ये अभी सिंगल इफेक्ट आया, ये याद रखिएगा। अभी मैंने सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट की बात की है। दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? कि जो फाइनेंस ये है तो फाइनेंस कॉस्ट ही ना ओवरऑल, तो फाइनेंस कॉस्ट शैल बी एडिड, shall be added in deferred liabilities। यानी जो फाइनेंस कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो डायरेक्टली डेफर्ड लाइबिलिटीज में ऐड कर दोगे। वो डेफर्ड लाइबिलिटी जो ऑलरेडी आप रिकॉर्ड कर चुके हो, डेफर्ड लाइबिलिटीज इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये किसी वर्किंग में नहीं जाएगा। दूसरा इफेक्ट, यानी दूसरा इफेक्ट ये होगा कि सीधा सीधा आप लाइबिलिटी में रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डबल एंट्री को सीखो। डबल एंट्री अगर आप बना सकते हो तो इजीली समझ में आएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा। अब ये फाइनेंस कॉस्ट है, यकीनी बात है ये फाइनेंस कॉस्ट पेरेंट कंपनी की है। पेरेंट कंपनी की है तो ये जितनी भी फाइनेंस कॉस्ट है इससे मेरा प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो रिटेन अर्निंग कम होनी चाहिए, ये रिटेन अर्निंग में से मैंने माइनस कर दिया। दूसरा, डेफर्ड लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, और क्रेडिट कोई भी लाइबिलिटी हो तो ये इंडिकेट कर रही होती है देयर इज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो ये जितनी लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है उसको हम प्लस कर देंगे जो ऑलरेडी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी है। ओके, ये तो हर साल के एंड पे ये ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अब जरा मैं कैलकुलेशन शो करके दिखाता हूँ अगले 2 साल की। अगले साल एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट यही रहेंगी, लेकिन सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको बात की थी कि अनबाउंडिंग जब मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली 3 साल के बाद ये 70 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा साल एंड हो रहा है एज एट 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018। अब फिर मैंने अनबाउंडिंग करनी है। अब जब मैं अनबाउंडिंग करूंगा तो पहले अनबाउंडिंग में हमने 57.14 लिया था। अब 57.14 नहीं लूंगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। अब मेरी लाइबिलिटी हो चुकी है 61.14। ये समझ आई किस तरह ली मैंने जी स्टूडेंट्स? 61.14 कैसे आया? यस सर। इसमें फाइनेंस कॉस्ट ऐड करती थी। ठीक है, अब इसका 7% लीजिए। अब इसका 7% दोबारा लीजिएगा। 4.28। 4.28। तो अब इसके बाद इसका मतलब है कि इस डेट को मेरी डेफर्ड लाइबिलिटी कितनी हो गई? यानी एज एट 31 दिसंबर 2018 मेरी डेफर्ड लाइबिलिटी इंक्रीज होकर
ये हो जाएगी 61.14 प्लस 4.28, 65.42। ये लाइबिलिटी यहां तक आ चुकी है, ठीक है, 34 दिसंबर 2018। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आखिरी साल, तीसरा साल, एज एट 34 दिसंबर 2019। जैसे मैंने आपको कहा था, जब 3 साल मुकम्मल होंगे तो ये लाइबिलिटी खुद ब खुद 70 हो जाएगी। अब जरा आप इसको कैलकुलेट करें दोबारा, 65.42 का 7%, 4.58। 4.58, ठीक है। अब जैसे ही 4.58 आई लाइबिलिटी, यानी मजीद इंक्रीज की, तो अब मुझे बताओ डेफर्ड लाइबिलिटी का टोटल कितना बन गया। 61.42 थी पहले, 4.48 4.58 आपने मजीद इंक्रीज की, ये देख लो ये एग्जैक्टली 70 हो चुकी है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ केयरफुली देखना है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका आखिरी साल में 0.01 का डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू राउंडिंग, तो वो आपने उसको एडजस्ट कर देना। ये तो एग्जैक्ट, अब मिसाल के तौर पे ये आपने 7% निकाला और आंसर आया 4.57। अब जब मैं 4.57 ऐड करूंगा तो ये 69.99 बनेगा, तो मैंने इसको 70 करना है, ये राउंडिंग की वजह से आ जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, अनवाउंडिंग प्रोसेस के बाद वो लाइबिलिटी एग्जैक्टली उतनी हो चुकी होगी जितनी मैंने पे करनी है। अब मेरी अकाउंट्स में 70 मिलियन की लाइबिलिटी आ रही है और मैं 70 मिलियन पे कर दूंगा तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी पहली एडजस्टमेंट थी। इसको, ये जो मैंने इस कलर में लिखा है, दिस इज एडजस्टमेंट। और ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ इनिशियली कि हमारी फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन में क्या चीज आई, ठीक है जी। नंबर 3, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो जरूर साथ पूछ लीजिएगा। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, मैंने आपको डिस्कशन ब्रीफली डिस्कस किया था, तो आई हैव टोल्ड यू हियर contingent consideration does not mean the contingent liability. Contingent consideration is a deferred liability but based on some contingency. Yani in other words, it is a conditional payment. Whereas deferred consideration जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, it is unconditional. यानी वो तो हर सूरत में आपने पे करनी। यानी अगर आपने कहा कि आई विल एग्री टू पे 70 मिलियन इन 3 years टाइम, तो ऑब्वियसली मैं 3 साल के बाद 70 मिलियन पे करना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है। अच्छा, जब कंडीशन आती है तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो मैं पे करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट पे। सो शुड इट बी रिकॉर्डेड। अब सवाल ये है कि जब यस और नो दोनों हो सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? यस, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज जो भी पर्सन सेल कर रहा है वो कभी भी इस चीज को एग्री नहीं करेगा उस कंडीशन को जो कि फुलफिल नहीं हो सकती। सो द चांसेस ऑफ अकोरेंस या फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज मोस्ट, यानी आप कह सकते हैं मोस्ट लाइकली, यानी ये इसके चांसेस हैं कि ये आपका हो जाएगा। इस वजह से स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसको भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, शुड बी रिकॉर्डेड। अब जब मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? बिल्कुल सिमिलर, क्योंकि ये है डेफर्ड लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपके सामने किया है। तो यहां मैं सिर्फ वर्ड ये लिख रहा हूं, सिमिलर टू डेफर्ड कंसिडरेशन। यानी आपने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वही लेना है जो डेफर्ड लाइबिलिटी का है। यानी मीन हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो भी कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन आएगी उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे अगर उसकी कंडीशन 1 साल से ज्यादा अरसे पे फॉल कर रही है, ठीक है। और उसके बाद अनबाउंडिंग भी करोगे जैसे हमने की। सिर्फ इसको एग्जांपल के तौर पे मैं इसकी वर्डिंग इस तरह लिखता हूँ, ये लिखता हूँ ए लिमिटेड एग्रीड टू पे further rupees 30 million in 3 years time
if share price of S Limited subsidiary company will be rupees 21 per share. So ये बेसिकली एडिशनल पेमेंट होती है। ये टेक्निकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्टिंजेंट हो। अगर मैं किसी से बिजनेस खरीद रहा हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है जी मैं बिजनेस आपसे ले लेता हूँ, अगर 3 साल के बाद ऐसा होगा तो मैं पैसे दूंगा, तो नहीं, अदरवाइज नहीं दूंगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं होती बिजनेस में। ये एक एडिशनल पेमेंट होती है जिसको कहते हैं एडिशनल इंसेंटिव, कि आप पेमेंट्स कर रहे हो लेकिन एक एडिशनल पेमेंट आप साल लगा देते हो, अगर ऐसा होगा तो हम आपको पे करेंगे। और इसके चांसेस भी ब्राइट होते हैं, मोस्ट लाइकली होते हैं, इसलिए डेफर्ड कंसिडरेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो है ना, ये सिर्फ कंडीशन के लिए दिया, इसका मुझे कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ कंडीशन है। इफ एस प्राइस शेयर प्राइस ऑफ एस लिमिटेड विल बी 20 पर शेयर, या इफ द बिजनेस ग्रोथ विल बी मोर देन 4%, इस तरह कहीं भी वर्ड हो सकता है। जहां कंडीशन, इफ की कंडीशन आ जाएगी, वो हमारी कॉन्टिंजेंट होगी। बट इग्नोर इट वेदर इट इज अ कॉन्टिंजेंट, हमने रिकॉर्ड उसी तरह से करना है जैसे हम आप डेफर्ड कंसिडरेशन को करते हैं। यानी इस 30 मिलियन की अमाउंट को मैं, अगर डिस्काउंट रेट 7% ही है तो 7% पे डिस्काउंट कर दूंगा 3 इयर्स के मुताबिक, और बाकायदा इसकी अनवाउंडिंग भी होती रहेगी। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट वही है, लिहाजा यहाँ मैं नहीं लिख रहा। इवन एंट्री भी वही होगी, इन्वेस्टमेंट इन एस्टेब्लिश्ड और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। सिर्फ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब नंबर 4 और लास्ट जो हमने पढ़ा था, शेयर एक्सचेंज। ठीक है, कि मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो साथ पूछ लीजिएगा। नंबर 4, शेयर एक्सचेंज। यहां पर कंपनी, जो कंपनी एक्वायर कर रही है, जितने शेयर एक्वायर किए हैं उसको रिप्लेस कर देती है अपने नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है। जैसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल में आऊंगा, इसकी कोई कैलकुलेशन उस तरह नहीं है जैसे हमने पहले डिस्कस की। मैं लिखता हूं जी, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स, 80% shares in B Limited and agreed to issue 3 shares against 5 shares acquired in B Limited. Total shares of B Limited 700 million. Share price of B, P का मतलब A Limited. A Limited is a parent company which is rupees 14 per share, and share price of B Limited rupees 11 per share. ओके, ये छोटी सी मैंने आपके सामने एक डाटा लिखा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे वैल्यू लगाएंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। देखिए, ए लिमिटेड ने 80% शेयर एक्वायर किए, 80%।
और 80% शेयर एक्वायर किए हैं आपने बी लिमिटेड में। सो ऑब्वियसली ए लिमिटेड शैल बिकम अ पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी, whereas BA Limited shall be treated as subsidiary company, and agreed to issue 3 shares against 5 shares in B Limited। ठीक है, सो इसका मतलब है कि आप 5 शेयर जो आप खरीद रहे हैं, हर 5 शेयर के अगेंस्ट आप 3 शेयर्स इशू कर रहे हैं। पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सो वेल, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? पहले तो आप देखें कि आपने शेयर एक्वायर कितने के। यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ये 700 मिलियन शेयर्स दिए हुए हैं, ये बी लिमिटेड के शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स हैं। मैंने सारे एक्वायर नहीं किए। स्टूडेंट डायरेक्टली इससे कई दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मुझे 700 मिलियन को 80% पे कन्वर्ट करना, क्योंकि मैं कितने शेयर एक्वायर कर रहा हूँ, ए लिमिटेड एक्वायर कर रही है 80% शेयर्स। जब 80% शेयर खरीद रही है तो उसका मतलब 560 मिलियन शेयर खरीदे। अच्छा, ये जो शेयर्स मैंने कैलकुलेट किए हैं ये ए लिमिटेड के शेयर्स हो गए, बी लिमिटेड के। अब कंपनी जो है ए लिमिटेड ने एग्री किया है परचेज कंसिडरेशन के मुताबिक, वो 3 शेयर इशू करेगी अगेंस्ट 5 शेयर्स हेल्ड इन एक्वायर्ड इन बी लिमिटेड। यानी जितने शेयर हमने एक्वायर किए हैं, हर 5 शेयर के अगेंस्ट आप 3 शेयर इशू करेंगे, तो 3/5 आया। अब इसका 3/5 कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 336। ये 336 मिलियन शेयर जो है, ये अब मेरे कौन से शेयर कैलकुलेट हो गए? ए लिमिटेड के। और अब इसको मैंने चूंकि वैल्यू में कन्वर्ट कर, इट इज नॉट वैल्यू, ये नंबर ऑफ शेयर्स को लेकर चल रहा हूँ। ये नंबर ऑफ शेयर्स है 700 मिलियन, उसका 80% किया, फिर उसको 3/5 किया, तो इसका मतलब है कि अब ए लिमिटेड 336 मिलियन शेयर इशू कर रही है। किसको इशू कर रही है? बी को। और शेयर प्राइस अब मुझे चाहिए। अब कौन सी शेयर प्राइस ली? यहाँ तो 2 प्राइसेस दी हुई हैं, 14 और 11। आपने सिंपल ये देखना है कि शेयर, ये कौन सी कंपनी के शेयर बन चुके हैं? ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड की शेयर प्राइस क्या है? 14। अब इसको 336 मिलियन को मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हाउ मच अमाउंट? जी, 336 इंटू 14, 4704। कैलकुलेटर पास रखो ना। 4704 मिलियन, यानी 4704 मिलियन जो है, ये मेरी परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा होगा। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या पास होगी? एंट्री को भी डिस्कशन करें। हम डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एस, क्योंकि ये सारी परचेज कंसिडरेशन डिस्कस करें। इन्वेस्टमेंट इन एस, ये मैं डेबिट करूंगा, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट किसे करेंगे? देखें, ये तो डेबिट होगा 4704 से। अब इसके अगेंस्ट हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो मैं शेयर कैपिटल क्रेडिट करूं, शेयर कैपिटल। अच्छा, अब शेयर कैपिटल में सिर्फ पार वैल्यू आती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम में जाएगी। ठीक है, यानी इसके अगेंस्ट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम आएगा। अब देखें शेयर कैपिटल और प्रीमियम कैसे निकालूं। ये जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है, 336 मिलियन शेयर आप इशू कर रहे हो, इसमें 14 रुपीज पे इशू कर रहे हो शेयर प्राइस पर, फेयर वैल्यू पर। इसमें कितनी पार वैल्यू है? नॉर्मली चूंकि मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, वैसे क्वेश्चन में लिखा होता है तो 10 रुपीज पार वैल्यू है। हम अज्यूम करते हैं पार वैल्यू 10, जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 10। इसका मतलब जो 4 एक्स्ट्रा आप ले रहे हो, यानी एक्स्ट्रा वैल्यूएशन कर रहे हो, वो प्रीमियम है। तो लिहाजा इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 336 इंटू 10, तो 360 की जो अमाउंट है वो तो आ जाएगी शेयर कैपिटल, और जो 336 इंटू 4 की अमाउंट आएगी वो हमारी आ जाएगी शेयर प्रीमियम। और वो कितनी बनेगी? 336 इंटू 4, 1344। 1344। अब इन दोनों को ऐड कर लो, द अमाउंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन एस।
ये चार चीजें मैंने अब आपके साथ डिस्कशन की। यानी अगर कोई आप शेयर खरीदते हो और ऑन स्पॉट पेमेंट करते हो तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर आप कोई डेफर्ड कंसिडरेशन या कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन होती है और 1 साल से ज्यादा उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसकी एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और डेफर्ड लाइबिलिटी क्रेडिट। और शेयर एक्सचेंज के केस में अभी हमने किया इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों अमाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। ये हमारा पहला हिस्सा कैलकुलेट हुआ जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर एक क्वेश्चन था। प्लीज प्लीज। सर ये हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, बी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ए में? नहीं, ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है बी में। नहीं सर, ये जो हमने शेयर कैलकुलेट किए हैं, जी जी, तो ये हम उसके अगेंस्ट उसको इशू कर रहे हैं ना, तो ये बी की इन्वेस्टमेंट हुई ना? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, आपने जब कोई चीज खरीदते हैं तो पेमेंट करते हैं ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट कई फॉर्म्स हो सकते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको वक्ती तौर पे छोड़ो। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, मैं एक नॉन करंट एसेट बाय करता हूँ, मशीन बाय करता हूँ। मशीन बाय की तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? ये भी ऑप्शन हो सकती है कि मैं कैश पे पेमेंट करूँ, ये भी ऑप्शन हो सकती है कि मैं क्रेडिट पे पेमेंट पे करूँ, और ये भी ऑप्शन होती है कंपनीज में कि कंपनी उसके साथ एग्रीमेंट कर लेती है और उसको कहती है कि इस मशीन के अगेंस्ट हम आपको शेयर इशू करें। तो जब शेयर कंपनी इशू कर रही है, ये उस चीज को खरीदने के अगेंस्ट इशू कर रही है। ये हम कोई शेयर दे नहीं रहे कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उनके शेयर जो ले रहे हैं, उनका पूरा बिजनेस जो आप एक्वायर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट शेयर दे रहे हैं। अब बात समझ आई या अभी नहीं आई? ओके सर। ठीक है। इसमें हमारा एक स्टैंडर्ड लगता है IFRS 2, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको कहते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। सर ये जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है ये हम कौन से जी। एक ही ये जो मुझे इन्वेस्टमेंट है ये हम कंसोलिडेट एक ही? जरा ऊंची बोलिएगा, आपकी आवाज क्यों नहीं आती मुझे? असद बात कर रहे हैं? यस सर, मैंने बोला कि ये जो इन्वेस्टमेंट है सर ये शो करेंगे हम कंसोलिडेटेड में, एक ही बिल्कुल करेंगे। कंसोलिडेटेड। उसके बाद हाँ, अब सुनिएगा मेरी बात। देखिए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शो होगी, लेकिन उस रूल के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था, बेसिक रूल के मुताबिक कि इन्वेस्टमेंट शैल बी कैंसल्ड। जब मैं कंसोलिडेट करूंगा तो ये कैंसिल भी हो जाएगी, वो उसके रूल के मुताबिक है। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे डिस्कशन की, कल हम पढ़ रहे थे गुडविल। गुडविल का पहला हिस्सा क्या था? फेयर, अब मैं पूरा वर्ड लिख रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये हमने सारी डिस्कशन की कि जो हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसकी उसकी वैल्यू कितनी आपकी एग्री हुई है। और इसके अंदर हमने चार चीजें पढ़ ली, उन चारों को प्लस करूंगा तो ये परचेज कंसिडरेशन बन जाएगी। लेकिन कल भी मैंने बताया था कि एक पेपर में एक क्वेश्चन के अंदर चारों चीजें नहीं आती, मैक्सिमम 2 आती है, वो कोई सी भी 2 दे सकता है। शेयर एक्सचेंज कैश, वो ये भी हो सकता है कैश और डेफर्ड दे दे, वो जो भी देगा हम उसको प्लस करें। अच्छा, इसके बाद अब हमारे गुडविल के 2 मेथड हमने पढ़े थे। प्रोपोर्शनेट मेथड, यहाँ पे हम लिखते हैं NCI शेयर इन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स एक्वायर्ड। ये तो प्रोपोर्शनेट मेथड है, ये तो बहुत इजी होता है। इसमें आप क्या करते हो, अब मैं जरा सारे वर्ड्स वही यूज कर रहा हूँ जो कल किए थे। वर्किंग 2 में आइएगा, नेट एसेट्स की वर्किंग है, उसमें 2 कॉलम थे। नेट एसेट एट एक्विजिशन, जिसका टोटल मैंने ए कहा था। एक कॉलम हमने बनाया था नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट, जिसका टोटल हमने बी कहा था। ये चूंकि गुडविल एक्विजिशन डेट पर होती है, तो जितने नेट एसेट आपने एक्वायर किए ए, उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको परसेंटेज ऑफ NCI पे डिवाइड कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यानी NCI शेयर इन नेट एसेट एक्वायर्ड जो है, ये प्रोपोर्शनेट मेथड में बुक वैल्यू पे निकाला जाता है। यानी ए को टोटल करेंगे और जितना टोटल आएगा उसको परसेंटेज ऑफ NCI से हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है। इसको प्लस कर देंगे, ये तो आ जाएगा प्रोपोर्शनेट मेथड।
लेकिन अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो फिर हमने इसकी जगह रिप्लेस क्या करना है, इसकी जगह लिखना है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। व्हाट इज एनसीआई? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये जो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, मुझे आप बताइएगा इसमें एनसीआई क्या है? 20% है। 20%। वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। वो शेयर्स जो आपने एक्वायर्ड नहीं किए, सिंपली वो एनसीआई में फॉल करें। जो शेयर आपने एक्वायर नहीं किए, अगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन हो, जो कि मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होती है, दैट्स फाइन। अगर नहीं गिवन तो मैं इसी डेटा से आपको निकाल के दिखा रहा हूं। अब जरा निकालते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। जी, टोटल शेयर कितने थे आपके जी? 700 मिलियन बी लिमिटेड के। इसमें से कितने शेयर आपने एक्वायर नहीं किए? ठीक है, 20%। और इन अदर वर्ड्स 140 मिलियन शेयर्स जो हैं बी लिमिटेड के ऐसे हैं जो हमने एक्वायर नहीं किए, बल्कि ये उन शेयर होल्डर्स के पास हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं रहा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नॉन कंट्रोलिंग। अच्छा, अब इसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए इसकी सेल, इसकी जो शेयर प्राइस है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब किसकी शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पर बी लिमिटेड की, क्योंकि ये बी लिमिटेड के शेयर हैं, इनटू 11। अब 140 इंटू 11 करें तो ₹1540 की जो अमाउंट आ रही है, ये मेरी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ रही है। सो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन ना हो, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन ना हो, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जो मैंने कैलकुलेट किया आपके साथ। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको अगर मैं फॉर्मूला फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई शेयर होल्डर्स, यानी वो शेयर्स मुझे चाहिए जो हेल्ड किए हुए हैं, जो अभी भी है एनसीआई शेयर होल्डर्स के पास। और वो शेयर कितने हैं? 20%, यानी 700 का 20%, तो ये 140 मिलियन। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जो भी मार्केट की शेयर प्राइस होगी ऑफ एस कंपनी, उससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, द रिजल्टेंट आंसर विल बी नोन एज फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये मेरी फेयर वैल्यू आ जाएगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक हो गया जी? ये छोटी सी चीज थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। जब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, चाहे प्रोपोर्शनेट मेथड हो या फेयर वैल्यू मेथड हो, फिर हम लेस करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, फेयर यानी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। और फिर हम देखते हैं कि ये गुडविल कितनी आ रही। ठीक है, ये चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने एक एक चीज चूंकि डिस्कस करनी है इसलिए बार बार ये चीजें लिख रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट आइए, अब मेरी एडजस्टमेंट यहाँ से शुरू होंगी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो तकरीबन 8 के करीब हमारी एडजस्टमेंट है, जिसमें एक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अनबाउंडिंग इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। अब दूसरी एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। Goodwill is our intangible asset. When the goodwill is recognized, when the goodwill shall be recognized when the business is purchased. यानी जब मैंने बिजनेस परचेज किया, उस कंपनी को एक्वायर किया, एज पर IFRS 3 मैं उसकी गुडविल कैलकुलेट करूंगा। गुडविल निकालते हैं एक्विजिशन डेट पर। अब साल खत्म होता है, साल खत्म होता है तो अब हमने इम्पेयरमेंट करनी है गुडविल की, चेक करना है, टेस्ट लगाना है कि गुडविल इम्पेयर तो नहीं हो रही। और इसका रूल हम पढ़ चुके हैं, IAS 30
6 इम्पेयरमेंट, ठीक है। और IAS 36 में आप लोग पढ़ चुके हो कि 2 एसेट ऐसे होते हैं जिसकी इंडिकेशन होना जरूरी नहीं है, और वो 2 एसेट कौन से हैं? फर्स्ट, इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ, यानी ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट हो। इनडेफिनेट के यहाँ मतलब ये नहीं कह सकते कि फॉर एवर हो, बल्कि इनडेफिनेट का मतलब जो लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। गुडविल इज बेसिकली इज वन ऑफ दिस। नंबर 2, एनी इंटेंजिबल नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। ये सारी चीजें पुरानी हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो लिहाजा जब गुडविल होती है, यानी जैसे डेवलपमेंट को, तो गुडविल का आपने साल के एंड पे टेस्ट लगाना होता है। अगर गुडविल इंपेयर हो गई तो फिर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मेथड यहां पर हमने 2 पढ़े। इफ द मेथड इज प्रोपोर्शनेट, मेथड हमारा प्रोपोर्शनेट है। अगर हमारा मेथड प्रोपोर्शनेट है तो प्रोपोर्शनेट मेथड में गुडविल आप कितनी रिकॉग्नाइज करते हैं? जितने परसेंट आपने बिजनेस एक्वायर किए उतने परसेंट ही आप इम्पेयरमेंट गुडविल रिकॉग्नाइज करते हैं। मसलन अगर मैंने 80% शेयर एक्वायर किया है, प्रोपोर्शनेट मेथड में मैं 80% गुडविल रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब वो गुडविल इंपेयर हो रही है, ठीक है। जब गुडविल इंपेयरमेंट होगी तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? गुडविल इंपेयरमेंट लॉस होता है, इसकी नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हो? इंपेयरमेंट डेबिट और गुडविल क्रेडिट, ठीक है। नॉर्मल में एंट्री बात कर रहा हूँ, इंपेयरमेंट डेबिट और गुडविल क्रेडिट। तो लेकिन कंसोलिडेशन में हम एंट्री क्या पास करें? इंपेयरमेंट इज अ लॉस, ठीक है। मैं वर्ड अभी वो यूज करता हूँ, इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट होगा जो कि अल्टीमेटली क्लोज होना है GRE में, ग्रुप रिटेन अर्निंग में, और गुडविल को मैं क्रेडिट कर दूँ क्योंकि गुडविल जो है वो इंपेयर हो रही है, ठीक है। तो ये जो इंपेयरमेंट है इसकी हम एंट्री नॉर्मली इस तरह करते हैं कंसोलिडेशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इंपेयरमेंट लॉस आपका बेसिकली प्रॉफिट को रिड्यूस करता है और प्रॉफिट आपका ग्रुप रिटेन अर्निंग को क्लोज करता है। तो मैं यहाँ पर एंट्री इस तरह भी लिख सकता हूँ, ग्रुप रिटेन अर्निंग डेबिट और गुडविल क्रेडिट कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ग्रुप रिटेन अर्निंग हमने डेबिट की और गुडविल क्रेडिट की। जैसे ही एंट्री बनी मैं इफेक्ट देख सकता हूं बड़े आराम से। अब इसके इफेक्ट कहां जाएंगे? नंबर फर्स्ट इफेक्ट, गौर से देखो, मैं डेबिट किसे कर रहा हूं? इंपेयरमेंट लॉस को, जो कि अल्टीमेटली क्लोज होना है किसमें? ग्रुप रिटेन अर्निंग। तो इसका पहला इफेक्ट क्या जाएगा कि डिडक्ट इंपेयरमेंट लॉस। जो भी इंपेयरमेंट लॉस है वो आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम वर्किंग 5। वर्किंग 5 कौन सी है? ग्रुप रिटेन अर्निंग। अब ग्रुप रिटेन अर्निंग आफ्टर दिस एडजस्टमेंट कहां तक पहुंच चुकी है हमारी? GRE। अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसमें कौन कौन सी चीज आई थी? P कंपनी की रिटेन अर्निंग, मैंने जैसे कहा था बार बार लिखेंगे ताकि आपके जहन में बैठे। S कंपनी की रिटेन अर्निंग कैसे निकलेगी? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉसेस C इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। और इससे पहले फाइनेंस आज के कॉस्ट, लेक्चर में हमने फाइनेंस कॉस्ट पढ़ी, और फाइनेंस कॉस्ट से मेरी ग्रुप रिटेन अर्निंग ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और चौथी चीज अभी हमने पढ़ी, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। और जितनी इंपेयरमेंट है इंपेयरमेंट ऑफ
गुडविल, जितनी भी इंपेयरमेंट है वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। अब ये मेरी ग्रुप रिटेन, अब देखें ग्रुप रिटेनिंग में वर्किंग आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट ऐड होना शुरू हो गई। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, लेकिन सेकंड इफेक्ट देखें, गुडविल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, गुडविल हमारी वर्किंग नंबर 3 है, तो हम डिडक्ट कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस फ्रॉम वर्किंग 3, दैट इज गुडविल। तो वो गुडविल में सिंपल, जब आप गुडविल कैलकुलेट कर लेते हो तो एंड पे लेस कर देना है इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है, उसको मैं यहाँ शो नहीं कर रहा, वो सिंपल उसी तरह आपने लेस कर देना। ये दूसरी एडजस्टमेंट है, लेकिन ये मैंने अभी एक यूज किया, इफ द मेथड इज प्रोपोर्शनेट। अब आएंगे इफ द मेथड इज फेयर वैल्यू या फुल गुडविल मेथड। देखिए नंबर बी, ये गुडविल मेथड जो है वो हमारा इफ फेयर वैल्यू मेथड इज यूज्ड। फेयर वैल्यू मेथड में हम इसको फुल गुडविल भी कहते हैं, यानी यहां पर जो आप गुडविल रिकॉग्नाइज कर रहे हो वो 80% रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, बल्कि 100% रिकॉग्नाइज कर रहे हो। प्रोपोर्शनेट मेथड और इसमें फर्क क्या है, अगर मैंने किसी बिजनेस को 80% शेयर खरीदे हैं, जैसे पिछली स्लाइड पे हमने एक एग्जांपल ली थी, मैं उसी को जेन में रख रहा हूँ, 80% अगर आपने शेयर एक्वायर किए थे तो प्रोपोर्शनेट मेथड में गुडविल 80% रिकॉर्ड होती है, लेकिन फुल गुडविल मेथड में 80% बिजनेस एक्वायर बेशक किया हो, गुडविल जो बुक्स में रिकॉग्नाइज होती है वो 100%, ठीक है। जब 100% है और अब गुडविल इंपेयर हो रही है, तो याद रखिएगा उसका इफेक्ट आप कहां कहां जाएंगे। उसके इफेक्ट आपके रिटेन्ड अर्निंग पे भी जाएंगे, जीआरई जैसे हमने पहले पढ़ा था, यानी इंपेयरमेंट लॉस, और एनसीआई पर भी जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे, और क्रेडिट होगी हमारी गुडविल। दोनों एंट्री में फर्क देख लो, जिस वक्त हमने प्रोपोर्शनेट मेथड पढ़ा था तो एंट्री सिर्फ की थी जीआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट, और अब हम जीआरई डेबिट और एनसीआईपी डेबिट कर रहे हैं। रीजन क्या है, फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रीजन ये है प्रोपोर्शनेट मेथड में हम जो गुडविल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो उतनी ही गुडविल होती है जितनी एक्विजिशन है। अब 80% को माइंड में रखेगा तो गुडविल 80% है। अब अगर इंपेयरमेंट हो रही है तो यही 80% इंपेयर हो रही है, जिसका मतलब ये तो हमारा शेयर है, इसलिए जीआरई में गया था। लेकिन जब मैं फेयर वैल्यू मेथड की तरफ आता हूँ, वहां पर गुडविल जो रिकॉग्नाइज होती है बुक्स में वो 100% है। यानी इसका मतलब जो गुडविल है इसके दो पोर्शन आ रहे हैं, इसका 80% हमारा हिस्सा है और 20% एनसीआई का है। इस पर जो राइट है वो एनसीआई का, 80% और 20%। अब अगर गुडविल इंपेयर होती है तो गुडविल का लॉस सिर्फ सारा हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि 80% हमारी बुक्स में आएगा और 20% हम एनसीआई के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। जो हमारा अपना शेयर होता है वो जीआरई होता है, जो ग्रुप का होता है, और जो शेयर होल्डर्स का होता है, उन शेयर होल्डर का जितना कंट्रोल नहीं रहा बिजनेस में, उसको एनसीआई के अगेंस्ट हम एडजस्ट करते हैं। अब इसमें देखो तो 80% गुडविल की जो इंपेयरमेंट है वो आपकी जीआरई में आएगी, 20% एनसीआई में आएगी और 100% यहाँ आएगी। ये तब होगी जब होल्डिंग 80%, अगर 70% होल्डिंग है उसके मुताबिक आप इसको चेंज करते रहो। अब इसके इफेक्ट देख लें। अच्छा, पहला इफेक्ट देखिए, इसमें 3 इफेक्ट नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट impairment loss into percentage of holding। ये कैलकुलेट करूंगा, जितनी भी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है उसको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में कन्वर्ट करूंगा, जो अमाउंट आएगी वो मैं डिडक्ट कर दूंगा फ्रॉम वर्किंग नंबर 5 यानी GRE। नंबर 2, अच्छा अब GRE की वर्किंग अभी हम पढ़ चुके हैं, सारी वही है, यानी अब 4 चीजें कौन सी आएंगी, अब जरा जबानी रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1,
पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग, नंबर 2 एस कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग, नंबर 3 फाइनेंस कॉस्ट लेस होगी, नंबर 4 इम्पेयरमेंट लॉस इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, जो अमाउंट आएगी वो लेस कर। प्रोपोर्शनेट मेथड में सारी अमाउंट आती है क्योंकि वो ऑलरेडी 80% होती है, और फेयर वैल्यू मेथड में इम्पेयरमेंट को 80% में कन्वर्ट करके लेस करूंगा, तो ये लेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नंबर 2 डिडक्ट impairment loss into percentage of NCI from working 4। अब जरा वर्किंग 4 को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने कितनी डिस्कशन की थी वर्किंग 4? NCI, अच्छा इसको हम स्टार्ट करेंगे, जो फेयर वैल्यू मेथड है, तो हम स्टार्ट लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन। ये हमारी ऑलरेडी वर्किंग 3 में भी कैलकुलेट होती है, वहीं से लाते हैं। फिर हम NCI शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट्स, इन पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट्स, वो प्रॉफिट भी हो सकता है और वो लॉस भी हो सकता है, इसलिए मैंने वर्ड रिजल्ट्स लिखा। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? सी हमने कैलकुलेट किया हुआ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉसेस, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा परसेंटेज NCI। अब ये जो अमाउंट आएगी वो यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्किंग 4। अब यहाँ पर आइएगा और मैं यहाँ लिखूंगा इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस, अच्छा जितना भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो सारा तो, बल्कि इम्पेयरमेंट लॉस इनटू परसेंटेज ऑफ NCI, कि जितनी अमाउंट आएगी वो यहां से लेस करने के बाद, अच्छा आप मजीद एक बात याद रखिएगा, NCI में इम्पेयरमेंट लॉस तब आएगा जब फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल मेथड में ये आएगा ही। अब इसको प्लस माइनस कर लें तो ये मेरी NCI आएगी। इसके साथ मैं कंडीशन लिख देता हूं, ओनली इन केस ऑफ फेयर वैल्यू मेथड, केस ऑफ फेयर वैल्यू मेथड, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू मेथड होगा, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू मेथड होगा, तब हम NCI में इसको एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज एडजस्ट नहीं करेंगे। और तीसरा देखिएगा, तीसरे में कोई फर्क नहीं है, जितनी भी इंपेयरमेंट आ रही है वो सारी गुडविल में से माइनस कर दें, यहाँ कोई परसेंटेज नहीं, टोटल गुडविल इंपेयरमेंट, डिडक्ट इंपेयरमेंट लॉस फ्रॉम वर्किंग नंबर 3 which is goodwill। तो नॉर्मली जो वर्किंग 3, अब मैं पूरी तो नहीं बना रहा, लेकिन जब वर्किंग 3 आप गुडविल बनाते हो तो जो आंसर निकलता है ना आपका, यानी अब मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, फिर फेयर वैल्यू